सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, कल हम लोगों ने देखा कि भैया इस पूरे के पूरे चैप्टर में एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, एक नवजनित जो बालक होता है, उसके संस्कारों की बात की गई, उसके जन्म के समय होने वाले उत्सव की बात की गई, कैसे वह अपनी माता से एक जुड़ाव महसूस करता है, कैसे वह अपने परिवार से एक जुड़ाव महसूस करता है। इसके बारे में कल हमारी चर्चा रही। तो आज इसी चैप्टर को हम लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में तो कल हम बात कर चुके हैं, लेखिका के बारे में कल हमारा डिस्कशन हो गया था। एक बार इसको बस गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो जर्मनी ग्रीर जो है, जिनका जन्म 1939 के अंदर हुआ था, अभी भी ये मौजूद हैं, हमारे साथ हैं। बॉर्न एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी ऑस्ट्रेलिया से। इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर, ये एक प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका हैं। इन हर वेल नोन वर्क्स, इनके जाने माने यानी कि जो जिन्हें बहुत ज़्यादा जाना जाता है, इनके जाने माने जो कार्य हैं, जाने माने कार्यों में द फीमेल यूनिट जो 1970 में इन्होंने लिखी है, सेक्स एंड डेस्टिनी जो इन्होंने लिखी है, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 1984 के अंदर इन्होंने लिखी है, द चेंज इन्होंने लिखी है 1991 में। शी एक्सप्लोर्स, वह पता लगाने की कोशिश करती है, जानने का प्रयास करती है कि सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स जो हैं, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो पहलू हैं एक महिला के जीवन के, उन्हें जानने का ये प्रयास करती हैं। शी बिलीव्स दैट सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस, उनका ऐसा मानना है या वह ऐसा विश्वास करती हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी कार्य किए जाते हैं आर डिजाइन टू सूट मेल इंटरेस्ट। तो इनको इस तरीके से बनाया गया है, इनका इस तरीके से निर्माण किया गया है, डिजाइन किया गया है कि पुरुषों की जो रुचि है उसके अनुसार इसको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, एट द सेम टाइम दे फर्दर सब्जुगेट, और इसके आगे बढ़कर वे उसी के साथ साथ, एट द सेम टाइम का मतलब होता है उसी के साथ में वो आगे अधीन करते हुए कहती हैं कि भाई महिलाओं को अधीन करने का प्रयास किया जा रहा है। द प्रेजेंट पीस अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है चाइल्ड इज बाइंड अ चाइल्ड इज बॉर्न, ये निकाला गया है, प्राप्त किया गया है, लिया गया है कहां से? उनकी पुस्तक से। क्या है उनकी पुस्तक का नाम? सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ये पूरा एक ही नाम है। द कल्चरल पेक्युलेशंस, यानी कि जो सांस्कृतिक विशिष्टताएं हैं या भिन्नताएं हैं, ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, ईस्ट यानी कि पूर्वी देशों की और पश्चिमी देशों की, रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के विषय में, एंड द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और बच्चे के और उसकी माता के संबंध के विषय में, रिलेशनशिप के विषय में जो भिन्नताएं हैं, जो पेक्युलरिटीज हैं, जो विशेषताएं हैं, उसके बारे में यहां पर बात की जाएगी, ठीक है। तो ये तो कल तक का पार्ट है, ये कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मैनी एंड वेरिड। तो जो तरीके थे, जो मार्ग थे या जो तरीके थे मैनेज करने का, किस चीज को मैनेज करने के तरीके, प्रबंध किस चीज का करना है? चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म को मैनेज करने का जो तरीका था ट्रेडिशनल सोसाइटीज के अंदर, यानी पारंपरिक या परंपरागत जो समाज थे उनके अंदर, आर मैनी, यानी प्रबंध के बहुत सारे तरीके या मार्ग देखने को मिलते हैं, एंड वेरिड। तो अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग तरह के मार्ग, अलग अलग तरह के रास्ते देखने को मिलते हैं जो चाइल्ड बर्थ को मैनेज करने के लिए थे। देयर यूजफुलनेस स्टेम्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली, so that the mother does not have so psychic burden of reinventing the procedures। और उनकी जो उपयोगिता है, यानी कि वे जो अलग अलग मार्ग थे, उनकी उपयोगिता खुले दिल से हम स्वीकार कर सकते हैं, डायरेक्टली हम स्वीकार कर सकते हैं, फ्रॉम द फैक्ट, इस तथ्य को जानकर या इस सत्य को जानकर, दैट दे आर एक्सेप्टेड, कि जितने भी अलग अलग समाजों में अलग अलग परंपराएं थी, प्राचीन अलग अलग परंपराएं थी, उन्हें खुले दिल से स्वीकार किया जाता था, कल्चरली यानी कि पारंपरिक तौर पर भी या सांस्कृतिक तौर पर भी,
एंड कलेक्टिवली, और सम्मिलित रूप से सभी लोग उनको स्वीकार करते थे। क्यों करते थे? सो दैट का मतलब होता है ताकि। क्यों करते थे भैया? क्या कारण था कि सभी लोग खुले दिल से और बढ़िया उनको स्वीकार करते थे सभी लोग मिलकर के? ताकि द मदर डज नॉट हैव साइकिक बर्डन। साइकिक का मतलब है कि एक जो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक जो दबाव है, मनोवैज्ञानिक जो भार रहता है एक माता के ऊपर, ताकि मदर को किसी भी प्रकार का आत्मिक या मनोवैज्ञानिक बर्डन, दबाव या भार जो है वो महसूस ना हो। किस चीज का? री इन्वेंटिंग द प्रोसीजर, कि जैसे वह अपने से ही री इन्वेंट कर रही है। री इन्वेंट कर रही है यानी कि स्वयं के शरीर से ही एक और बच्चे का या एक और इंसान का, एक और शरीर का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो री इन्वेंटिंग द प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स का मतलब होता है प्रक्रियाएं। तो जैसे ये प्रक्रिया चलती आई है कि इंसान में जो माताएं हैं उनसे बच्चों का जन्म होता है, फिर उनमें से फिर कुछ महिलाएं होती है, फिर उनके बच्चों का जन्म होता है। तो ये क्या है? ये री इन्वेंशंस। ये कैसे प्रोसीजर्स हैं? ये कैसी प्रक्रियाएं हैं? जो री इन्वेंशन की प्रक्रियाएं हैं। ठीक है क्या? इवन दो द पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफी आर अलाइव इन द मेमोरी ऑफ हर कम्युनिटी, बल्कि ये भी एक संभावना है कि पोटेंशियल यानी कि जो संभावित तबाही है या संकट है वो अभी भी जीवित हैं। तो उनकी कम्युनिटी की जो यादें हैं, उन यादों में, पुरानी यादों में आपको दिखाई देगा कि भाई बहुत बार ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि संभावित संकट जो है वो खड़ा हो जाता था। एंड द इंडेक्स ऑफ एंजाइटी हाई, और अगर एंजाइटी की बात करो, चिंता की बात करो, तो चिंता बहुत उच्च सीमा पर या उच्च स्तर पर बनी रहती थी। भाई जब एक माता के गर्भ में कोई बच्चा पलता है तो डेफिनेटली उस माता की जो मानसिक स्थिति है या उनका जो चिंता का स्तर होता है वो बहुत बड़ा हुआ रहता है। अ रिचुअल, एक धार्मिक संस्कार संबंधी कृत्य, अप्रोच टू प्रेगनेंसी विच हैम्स द प्रेग्नेंट विमेन अबाउट विथ tabus and prohibitions helps make the anxiety manageable। और कितनी मतलब बुरी बात होते हुए भी कितनी अच्छी बात बता रही है उन्होंने। मतलब वो कह रही है कि बहुत ही बुरी बात है। वैसे टैबूज होना, सोशल टैबूज जो है वो अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी यहां पर उस महिला के परिप्रेक्ष्य में वो बात सही है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि एक रिचुअल, जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई किसी को छठा महीना लग गया तो एक हाथ में हमेशा एक धागा बंधा हुआ रहना चाहिए, या किसी के जैसे आप किसी समाज में देखेंगे कि प्रेगनेंसी हो रही है तो उसको गले में एक ताबीज़ पहना दिया जाएगा, हाथ पे एक ताबीज़ बांध दिया जाएगा, और कहते अब जब तक ये ताबीज़ आपके हाथ में है आप इस चौक से बाहर नहीं जा सकते, जब तक ये ताबीज़ आपके हाथ में है। तो ये मतलब पुराने रिचुअल्स थे, ये पुरानी परंपराएं थी। और इन परंपराओं का असर ये होता था कि जब एक बार उनको लगता था ना कि अब भाई हमारे ताबीज़ बन गया है, या हमें कोई लॉकेट पहना दिया गया है, या हमारे हाथ पे कोई धागा बांध दिया गया है, या हमें हमारा हमेशा सर पे हमें कपड़ा रखना है, अगर ऐसा कुछ भी और अब कह दिया कि भैया इस चौक से बाहर नहीं जाना है, इस चौक में रहना है, तो उस महिला को भी चिंता कम होती थी। उस महिला की जो मेंटल एंजाइटी है, मानसिक तनाव, मानसिक दबाव जो है उस पर, वो कम हो जाता था। क्या अब तो बस मेरे ताबीज़ बन गया ना, अब मेरे कुछ नहीं होगा, अब सब अच्छा हो जाएगा, अब बहुत बढ़िया हो जाएगा, सारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो उसकी भी जो मानसिक तनाव है वो कम हो जाता था। तो यहाँ पे क्या है, एक धार्मिक कृत्य जो है अप्रोच टू प्रेगनेंसी, जैसे ही वो प्रेगनेंसी पर आती थी, विच हैम्स, तो उनको घेर कर रखा जाता था, द प्रेग्नेंट वुमेन, उस गर्भवती महिला को, अबाउट द टैबूज। टैबूज का मतलब क्या है, सारे कौन कौन से काम करना उसको निषेध है, कौन कौन से काम करना उसको निषेध है, कौन कौन से काम करने की उसको मनाही है, वो सारी चीजें उसे बताई जाती थी। एंड प्रोहिबिशन, और कौन कौन से काम करने पर उसके रोक लगी हुई है। ठीक है, कि कौन कौन से काम उसे नहीं करने हैं। ठीक है, हेल्प्स मेक द एंजाइटी मैनेजेबल, तो इससे उस महिला के दिमाग में जो चिंता है, जो फिक्र है, जो एंजाइटी है, उसको मैनेज किया जा सकता था, मैनेजेबल उसे बनाया जा सकता था। अ विमेन हु ऑब्जर्व्स all the prohibitions and carries out all the rights will be actively involved in holding the unknown at bay. You will have other reinforcements for many of the ritual observances of pregnancy involving the
participation of others who should support her, primarily her husband, then her kinsfolk and then the other members of her community. तो एक ऐसी औरत, एक ऐसी महिला who observes all the prohibitions, एक ऐसी महिला जो इन सभी बंधनों को, इन सारी चीजों को जो उसको करने के लिए मना किया गया है, और जो चीजें उसको मना किया गया है तो वो बाकी लोगों को भी देखती है कि अरे यार उसको उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे ये करने के लिए मना किया था, उसको उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे ये करने के लिए भी मना किया था। तो वो ऑब्जर्व करती है सारे प्रोहिबिशंस को और कैरी करती हैं, कैरी आउट करती हैं इन सारे राइट्स को। यानी कि जो भी परिवार के द्वारा, खास करके घर की महिलाएं बताती है, पुरुषों को तो क्या पता रहता है, पुरुषों को कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। और राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष हैं उनकी स्थिति तो और खराब है। उनकी मतलब स्थिति खराब होने का मतलब क्या, उनको मतलब पहले के समय की बात कर रहा हूँ, उनको मतलब ही नहीं था। मतलब वो उनके डेली है कि भाई साहब आज हो सकता है आपके बच्चा हो जाए, हाँ ठीक है, कंबल डाली अपने कंधे पर, खेत पर चले गए, खेत पे काम कर रहे हैं, वहीं सूचना मिल गई कि हाँ भाई लड़का हुआ है तेरा, हाँ ठीक, सब ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। तो वो महिलाओं का काम है। औरतें जो होती है वो बताती हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको है ना, मतलब बिस्तर पर बैठ के खाना, अब महिलाओं को मना कर देते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, नहीं ज़मीन पे ही बैठ के खाना खाना है, या पट्टा लगा के खाना खाना है, चौकी लगा के खाना खाना है। तो ये सारे के सारे जो रिचुअल्स हैं, सारे के सारे जो राइट्स हैं, परंपराएं हैं, विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, इन्हें सक्रिय रूप से सम्मिलित किया जाता था इन होल्डिंग द अननोन एट बे, कि भाई ये जो एक अननोन यात्रा चल रही है कि भाई आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन हम लोग यू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम रीचिंग यू, यानी कि कोई भी बुराई आप तक पहुंचे तो उससे आप अपने आप को बचा सकते हो। शी विल हैव अदर रीइंफोर्समेंट्स, उनके ऊपर दूसरे उनका पोषण करने के लिए बहुत ही ज्यादा रीइंफोर्स उनको किया जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उनको मिलता है फ्रॉम मैनी ऑफ द रिचुअल ऑब्जर्वेंसेस। बहुत सारी जो परंपराएं हैं उन परंपराओं का पालन करने से। ऑफ प्रेगनेंसी, कौन सी परंपराएं हैं, तो गर्भावस्था की परंपराएं हैं। इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ अदर्स, और इसकी वजह से क्योंकि उनको बहुत सारी चीजों का पालन करना है तो अब बहुत सारे कार्य वो कर सकती हैं, बहुत सारे कार्य वो नहीं कर सकती हैं। तो इसके अंदर जो उनके परिवार के दूसरे लोग थे उन दूसरे लोगों का भाग भी बढ़ जाता है, सम्मिलित हो जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे किसी के घर में, आपके घर में मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, आप 12th क्लास के बच्चे हो, आपकी कोई भाभी जो है, आपके कोई बड़े भैया होंगे उनकी शादी हुई होगी, आपकी भाभी जो है वो प्रेग्नेंट है, आपकी कोई बहन है जिसकी शादी हो चुकी है तो वो 15 दिन के लिए वहां आ जाएगी, नहीं तो आपकी बुआ जी आकर के 15-20 दिन वहां रहेगी, नहीं तो आपकी ताई जी, मतलब आपकी बड़ी मम्मी छोटी मम्मी जिसको अपन बोलते हैं, ताई जी चाची जी, वो आकर के वहां रहेंगे। मतलब 1-2 औरतें तो ज्यादा उस टाइम में बढ़ ही जाती हैं कि हाँ भाई लास्ट 1 महीने का टाइम है तो कोई ना कोई वहां पर आकर के महिला, जो घर परिवार की और महिलाएं हैं, चाहे वो बुआ जी हों, चाहे वो बड़ी मम्मी हो, चाहे वो चाची जी हों, चाहे उनकी जो गर्ल है, जो प्रेग्नेंट गर्ल है, चाहे उनकी खुद की मॉम आ जाए या प्रेग्नेंट गर्ल की कोई बहन आ जाए, लेकिन कोई ना कोई 2-4 लोग वहां पर और ज्यादा आ ही जाते हैं। तो वे सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं ऑफ अदर्स हु शुड सपोर्ट हर। कौन आते हैं वो लोग जो उसे सपोर्ट करना चाहते हैं प्राइमरीली, और ये सपोर्ट करने, सहयोग करने वाले लोगों में सबसे प्रमुख रूप से कौन है, तो हर हस्बैंड, सबसे पहले तो उसका पति। लेकिन अपने गांव में नहीं होता, भारत के गांवों में नहीं है, पति वती सपोर्ट नहीं करता, पति ठीक है। आपको पता चलेगा बहुत सारे लोग जो है वो इसके नाम से, हॉस्पिटल के नाम से उल्टी आने लगती है लोगों को, जाते ही नहीं हॉस्पिटल में। हमारे यहाँ पर एक विमेन, मतलब प्रसव का एक हॉस्पिटल है जहाँ पर ये प्रेगनेंसी केस ही हैंडल किए जाते हैं। आदमी बाहर का बाहर बैठा रहेगा, वो मतलब जाएगा ना हॉस्पिटल के गेट पे अपनी पत्नी को और 5 महिला रिश्तेदारों को छोड़ देगा। वो घर में झगड़ा कर लेगा सबसे, ओ तू भी आ जाना, तू भी आ जाना, तू भी आ जाना, तू भी आ जाना। 5 औरतों को इकट्ठा करके उसके साथ उसको हॉस्पिटल के अंदर भेज देगा, खुद बाहर बैठा रहेगा। उसको बोला ना अंदर आ जाओ, खून देना है,
बोले मैं भेजता हूँ किसी को, मैं तो नहीं आ रहा। अपने किसी दोस्त को फ़ोन करेगा, भाई आना यार, क्या हुआ, 1 यूनिट खून देना है। हाँ ठीक है भाई आ रहा हूँ। जा अंदर जा खून देगा, मैं नहीं जा रहा अंदर। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन हस्बैंड भी एक प्राइमरी सपोर्ट होता ही है। देन हर किनफॉक्स, फिर उनके बाद उनके ब्लड रिलेशन वाले जो हैं, उनके रक्त संबंध वाले जो लोग होते हैं, एंड देन द अदर मेंबर्स ऑफ हर कम्युनिटी, और उसके बाद उनके समाज के, है ना, उनके समाज के, उनके संस्था के, और दूसरे जो लोग हैं उनके समुदाय के जो दूसरे लोग हैं वो भी हैं क्या करते हैं, वो भी आते हैं उसका ध्यान रखने के लिए, उसका सपोर्ट करने के लिए। इसलिए हमारे यहाँ 8वां पूजा जाता है। तो 8वां पूजा मतलब जब 8th मंथ की एंट्री हुई, मतलब 8वां महीना लगा महिला को, गर्भवती महिला को, तब आते हैं बहुत सारे लोग, खाने पीने का सामान लेके आएंगे और कपड़े लत्ते लेके आएंगे, बहुत कुछ, मतलब उस महिला को बहुत कुछ सामान दिया जाता है। तो उस समय पूरा समाज एक बार के लिए इकट्ठा होता है। सेम ऑफ दीज बिहेवियर्स विल बी सेंसिबल एंड यूजफुल, others magical, but they will all increase her sense of security and her conviction that she is conducting the pregnancy, not that it is conducting her। और कुछ इसमें से बिहेवियर्स ऐसे हैं, कुछ इसमें से व्यवहार ऐसे हैं जो कि विल बी सेंसिबल, जो बहुत ही समझदारी पूर्ण व्यवहार होते हैं। जैसे किसी महिला को मना किया जा रहा है कि भैया सीढ़ी मत चढ़ो, ये एक व्यवहार है कि प्रेग्नेंट वीमेन को मना किया जाता है कि सीढ़ी ज़्यादा नहीं चढ़नी चाहिए उनको। तो अगर वो व्यवहार है तो वो डेफिनेटली वो व्यवहार उनके लिए अच्छा है, वो उपयोगी है और एक बहुत ही सेंसिबल व्यवहार है। अदर्स मैजिकल, और दूसरे जो है खास करके के जब भी सुबह उठो ना, सुबह उठ करके जो अगरबत्ती जलाते हैं ना अपन, उस अगरबत्ती की बबूत लगाया करो। एक व्यवहार ये है कि अगरबत्ती की बबूत लगानी है सर पे। एक व्यवहार ये है कि आपके हाथ पे जो ताबीज़ बांधा गया है उसको चूमा करो रोज। एक व्यवहार ये है कि भाई अपना साड़ी का जो पल्ला है उसको दिन में 2-4 बार आंखों से, इनसे कुछ नहीं होने वाला। बबूती लगाने से, ताबीज़ को करने से, हैं अपने साड़ी के पल्लू को 2-4 बार, इससे कुछ नहीं होगा। तो ये कुछ मैजिकल से व्यवहार हैं, ये कुछ मतलब ऐसे व्यवहार हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जादू संबंधी है ये मैजिकल, बट दे विल ऑल इंक्रीज हर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन आप चाहे जादुई व्यवहार बताओ उसे, चाहे कोई समझदारी भरा, चाहे कोई उपयोगी, ये सारी चीजें मिलकर के, ये सारे व्यवहार मिलकर के क्या करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी में। उसके मन में जो सुरक्षा की भावना होती है ना, उस सुरक्षा की भावना में वृद्धि होती है कि भैया जैसा ये बता रहे हैं वैसा मैं करती रहूंगी तो मैं अच्छे से रहूंगी, मेरा बच्चा अच्छे से रहेगा, हम दोनों के स्वास्थ्य को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है क्या। एंड हर कन्विक्शन, और उसकी आस्था जो है, दैट शी इज कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी, और उसके मन में जो विचार चल रहे हैं कि शी इज कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी, यानी कि उसके द्वारा ये प्रेगनेंसी हो रही है, नॉट दैट इट इज कंडक्टिंग हर, ऐसा नहीं है कि उसको प्रेगनेंसी हो रही है। यानी कि यहां पर उसको ऐसा भाव आता है कि भैया ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, ये सारे ही प्रेग्नेंट है, क्योंकि जितनी चिंता मुझे अकेले को होनी चाहिए ना, सारी चिंता इन्होंने ले रखी है। खा कैसे रही है, उठ कैसे रही है, बैठ कैसे रही है, चल कैसे रही है, कपड़े क्या पहन रही है, क्या नहीं पहन रही है, हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं है, पानी पी रही है कि नहीं पी रही है, ये सारी चीज़ों का। तो शी इज कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी, नॉट इट इज कंडक्टिंग हर, ठीक है। द रेमिनेंट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ पोरोफिसिक्सिस कैन बी फाउंड इन द परसिस्टेंस ऑफ ओल्ड वाइफ्स, और इस तरह के जो बचे हुए कुछ अवशेष जो हैं, इस तरह के जो रोकथाम के जो अवशेष हैं, कैन बी फाउंड इन द परसिस्टेंस ऑफ ओल्ड वाइफ्स टेल्स, पुरानी जो पत्नियों की कहानियां हैं उनमें आपको इन सारी चीज़ों के रोकथाम देखने को मिलेंगे। आपके घर में कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाए, अड़ोस पड़ोस की दादियों की बातें सुन लो, और आप सुनोगे बातें तो आपको लगेगा है कौन से जमाने की बातें हो रही है ये। ऐसा भी कभी होता था क्या है, हमारे से कि दादी जी आकर के बता रही है पोते की पत्नी को कि जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरी सास तो मुझे रोज खेत ले जा करके खेत में काम करवाती थी, रोज दिन में 3-3 बार झाड़ू लगवाती थी,
रोज मेरे से ये काम करवाती थी। आजकल की तुम्हारी जैसी छोरियों को देखो, आज प्रेग्नेंट हुई, अब 9 महीने तक बेड पे ही पड़ी रहोगी, तुम तो हिलोगी नहीं। काम करो, काम करो, अपने शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखो। तो ये ऐसी कहानियां जो सुनने को मिलेंगी ना, ये ओल्ड वाइफ्स टेल्स आपको सुनने को मिलेंगी। जो पुरानी पत्नियां हैं वो अपनी कथाएं आकर के सुनाएंगी अबाउट प्रेगनेंसी, उनकी खुद की प्रेगनेंसी के बारे में। इवन इन आर ओन सुपर रेशनल एंड कंफ्यूज्ड लाइफस्टाइल। और आज का जो हमारा सुपर नेशनल, रैशनल का मतलब है जो अत्यधिक तर्क संगत है, अत्यधिक तर्क संगत होने के साथ साथ कंफ्यूज्ड लाइफस्टाइल है। हमारी लाइफस्टाइल इतनी कंफ्यूज्ड है जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि जो महिला प्रेग्नेंट है वो पहले ही कंफ्यूजन में है, और जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है उसकी तो पूछो ही मत, उसको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। One university graduate of my acquaintance who approached her pregnancy as if it were her team assignment, meticulously footnoting every development, clung to her prenatal exercises as a form of ritual observance as well as a helpful preparation for the physical exploit of childbirth। ठीक है, तो यहां पर क्या आ रहा है, एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, एक लड़की, एक महिला जो कि मेरी ही साथी है, मेरी ही जान पहचान की है, ठीक है, हु अप्रोच्ड हर प्रेगनेंसी, उसके जीवन में भी उसका प्रेगनेंसी का समय आया, ठीक है, एज इफ, जैसे कि इट वर हर टर्म असाइनमेंट, जैसे कि उसे उसका टर्म असाइनमेंट सौंप दिया गया। टर्म असाइनमेंट क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली एक समय सीमा में किया जाने वाला कार्य होता है। जैसे किसी का 6 टर्म का होता है कि भाई 6 महीने में आपको ये काम पूरा करके देना है। किसी का 3 महीने का होता है कि 3 महीने के अंदर आपको ये काम करके देना है। किसी को 15 दिन का काम दे दिया, 15 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट करके देना है। तो इस तरीके से निश्चित समय के अंदर, निश्चित समय के अंदर जो कार्य पूरा करके देना हो उसे टर्म असाइनमेंट कहा जाता है, जो निश्चित समय सीमा में पूरा हो। तो जैसे ही इस पढ़ी लिखी महिला की प्रेगनेंसी का समय आया, इसने ये मान लिया कि चलो भाई, अब मुझे एक ऐसा काम दे दिया गया है जो काम मुझे अगले 9 महीने में सही तरीके से खत्म करना है। विचारधारा का डिफरेंस बता रही है यहां लेखिका। मेटिकुलसली, सरलता, सतर्कता से करना है। फुट नोटिंग एवरी डेवलपमेंट, अब वो क्या होता है, हर एक दिन में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसके वो नोट्स बनाती है। डेली सुबह उठेगी, 1 गिलास पानी पिएगी, आज मेरा वजन 72 किलो है। अगले दिन सुबह फिर, आज मेरा वजन 72 किलो 200 ग्राम है, ठीक है। कमर नापेगी, बाल देखेगी। प्रेगनेंसी के समय में महिलाओं के बाल भी झड़ते हैं, कई महिलाओं के झड़ते हैं। तो वो हर चीज का फुटनोट बना रही है, रोज का प्रोग्रेस रिपोर्ट बना रही है। आज वजन इतना बढ़ा, आज ये इतना हुआ, आज मेरी कमर का साइज ये है, मेरी हाइट पर यह प्रभाव पड़ा। फिर उसमें नीचे नोट्स लिखेगी, आज मैंने बीट रूट के 2 टुकड़े खाए। तो ऐसे वो हर चीज का, हर डेवलपमेंट का फुटनोट बनाती है। क्लंच टू हर प्री नेटल एक्सरसाइज, और बच्चे के जन्म के पहले होने वाले जितने भी अभ्यास हैं उसके लिए जो उसने एक जगह बना रखी है जहां पर वो सारा रिकॉर्ड रखती है, उस पर वो चिपका देती है एज अ फॉर्म ऑफ रिचुअल। और ये भी वो कैसे करती है, जैसे कि ये कोई पारंपरिक चीज है जो उसने पहले कभी होते हुए देखी है। एज वेल एज, साथ ही साथ अ हेल्पफुल प्रिपरेशन, एक बहुत ही सहयोगी तैयारी करती है वो फॉर द फिजिकल एक्सप्लॉइट, यानी कि शारीरिक रूप से अपने आप को बेहतर करने के लिए ऑफ चाइल्ड बर्थ, कि बच्चे का जन्म अच्छे से हो। परफॉर्मिंग दैम इन डीप साइलेंस एंड टोटल रिकलेक्शन एट द सेम टाइम एवरी डे कम हेल और हाई वाटर, ठीक है। और इस तरीके से वह परफॉर्म करती है अपने बहुत ही गहरे और शांत, और साथ ही साथ सारी चीजों को अच्छी तरीके से याद रखते हुए, एट द सेम टाइम, साथ ही साथ प्रतिदिन वो आती है एक बिल्कुल नरक की तरह, और किसी भी परेशानी के होने के बावजूद भी वह सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से करती है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि किसी बच्चे का पैदा होना एक परिवार के लिए उत्सव जैसा है,
सारा परिवार एक जगह इकट्ठा हो गया और एक महिला का ध्यान रख रहा है कि वह चाइल्ड बर्थ अच्छे से कर पाए। इसी के कॉन्ट्रेरी हम दूसरी महिला को देख रहे हैं जो बड़ी पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, बढ़िया आराम से, और वो हर चीज़ बिल्कुल दीवार पे लिख के टक 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 अपनी तरफ से बढ़िया तैयारी कर रही है कि हाँ बच्चे का जन्म बढ़िया होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्या खाना है, कितना खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना नहीं खाना है, वो अपने हिसाब से कर रही है, अपनी नॉलेज के हिसाब से, राइट। तो वो डिफरेंस यहां पर लेखिका बताने की कोशिश कर रही है। एज वेल शी ऑब्जर्व द ओल्ड डाई हार्ड सुपरस्टिशन, जैसा कि उसने हमेशा से देखा है पुराने जमाने के बहुत ही कठोर जो अंधविश्वास थे उन्हें, दैट एक्वायरिंग इक्विपमेंट, जो कि अब उपकरण प्राप्त कर रहे हैं, स्थान प्राप्त कर रहे हैं, एंड अपैरल फॉर बेबी बिफोर द बर्थ वॉज बैड लक, कि भैया ये तो इंडिया में भी माना जाने लगा है, ये वाली बात जो है ना, ये तो इंडिया में भी मानते हैं कि बच्चे के जन्म से पहले उसके लिए कभी कुछ सामान नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये उस बच्चे के लिए दुर्भाग्य का कारण बनता है। ठीक है, अब देखो वैसे तो मुझे ऐसी बात स्वीकार करनी नहीं चाहिए, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक एंड सॉरी, मैंने किया है ये जो अभी फैमिली में चाइल्ड बर्थ हुआ था, इस टाइम पे मैंने किया था ये, मतलब ये अंधविश्वास मैंने भी माना था। ठीक है, वैसे तो मैं अंधविश्वास नहीं मानता हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि आदमी की ऐसे मौके पे क्या होता है, रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं होती। बच्चे के जन्म से पहले उसके लिए खिलौने, झूला, नए कपड़े, है ना, उसकी पानी की और दूध की बॉटल्स, ये चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, ये बैड लक मानते हैं। ठीक है, क्या माना जाता है, बैड लक माना जाता है। तो एक्वायरिंग मतलब प्राप्त करना या लाना, इक्विपमेंट्स जो भी संसाधन चाहिए बच्चे के लिए, ठीक है, एंड अपैरल फॉर बेबी, बच्चे के लिए झूला इत्यादि जो होता है, उसके जन्म से पहले लाना क्या माना जाता था, एक बैड लक माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। एंड सो वन ऑफ माई गॉड चिल्ड्रन शॉट इनटू द वर्ल्ड विदाउट क्रिब और नैपकिंस, और इसी तरीके से भगवान के प्यारे बच्चों में से एक बच्चा एक झटके से निकल के इस संसार में आ जाता है, और जब वह संसार में आता है ना उसके पास पालना होता है, ना उसका नाक वाक पहुंचने के लिए नैपकिन्स होते हैं। तो इस अंधविश्वास को जो लोग मानते हैं कि बच्चों के लिए सामान नहीं लाना चाहिए उनके जन्म से पहले, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भगवान के जो बच्चे हैं ये बिना पालने के या बिना नैपकिन के ही जन्म ले लेते हैं। Considerable effort had gone into seeing that the mother had every opportunity to enjoy her baby, but after her training for unmedicated childbirth for months, लेकिन अब यहां पर क्या है, कंसिडरेबल एफर्ट यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उसने प्रयास किए, हैड गॉन इनटू सीइंग दैट, ये सारी चीजों का ध्यान रखने में, दैट द मदर हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, कि भैया बच्चे के जन्म से पहले मां के पास हर एक अवसर था, हर एक अवसर था, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके पास भाई जब बच्चा पेट में है तो जहां चाहे वहां आराम से जाकर के बच्चे के लिए जो सामान इनिशियली चाहिए था वो तो सारा ला सकती थी, लेकिन वो नहीं लेकर के आई। तो द मदर हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय हर बेबी, कि वह अपने बेबी को एंजॉय कर सकती थी और वो सारा सामान इकट्ठा कर सकती थी जो बच्चे के जन्म के समय पर चाहिए होता। बट आफ्टर हर ट्रेनिंग फॉर अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ, लेकिन बिना दवा के जब उसको बच्चे को जन्म देने की ट्रेनिंग दी गई, चाइल्ड बर्थ फॉर मंथ्स, तो चाइल्ड बर्थ होने के बाद कई महीनों तक, इन द इवेंट दैट हॉस्पिटल रिफ्यूज टू बिलीव शी वॉज इन सेकेंड स्टेज लेबर अंटिल हर डॉटर्स हैड अपीयर्ड, तो अस्पताल इन द इवेंट, इन सब घटना के दौरान अस्पताल ने भी मना कर दिया इस बात पे विश्वास करने में, शी वॉज इन सेकेंड स्टेज लेबर, वह लेबर कहा जाता है, इतना गहराई से बताना पड़ेगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। जिस समय बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो जो जन्म का समय है उस जन्म के समय को आप लेबर मान लीजिए। तो इसके स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होता है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है, यानी कि बच्चे का पेट से बाहर निकलने का जो समय है उसको लेबर मान लो। ओके, तो सेकंड स्टेज पता, अंटिल हर डॉटर्स हैड
हेड अपीयर्ड, जब तक उसकी बेटी का सर बाहर की तरफ दिखाई नहीं देने लगा। द हॉस्पिटल स्टाफ वॉज सो अनकोऑपरेटिव, और हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो बहुत ज्यादा असहयोगी था, सहयोग नहीं करने वाला था। अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग कहा जाता है माता के द्वारा बच्चे को दुग्धपान कराना, दूध पिलाना। दैट मदर एंड डॉटर, कि मदर और डॉटर जो है, माँ और बेटी जो है, डिस्चार्ज देमसेल्फ आफ्टर 2 days, के 2 दिन के बाद ही माँ और बेटी को छुट्टी दे दी गई। ठीक है, माँ और बेटी को छुट्टी मिल गई हॉस्पिटल से, उनको छुट्टी दे दी कि भैया घर जाओ। अब ये माँ अकेली है और हॉस्पिटल वाले इतने इंसेंसिटिव है कि इसके पास बच्चे के लिए कोई उपकरण नहीं है। आज लेबर हुआ है, लेबर हुआ है मतलब आज बच्चे का जन्म हुआ है। 2 दिन बाद हॉस्पिटल वालों ने कहा भाई हमारी तरफ से ठीक है, जाओ 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 बाहर निकलो, जल्दी बेड खाली करो, भारत है ये यहां पर तो लाइन लगी रहती है पीछे से है? दुनिया के सबसे शर्मीले लोग, लेकिन जनसंख्या में नंबर 1 पर तो ये तो शर्मीले लोगों का राष्ट्र है, देश है। तो भैया जल्दी बाहर निकलो, तुम निकलोगी तो तुम्हारे पीछे लाइन लगी हुई है प्रेग्नेंट औरतों की। तो तुरंत आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, 2 दिन में तो बाहर निकाल देते हैं, बाहर जाओ। अगर कोई केस नहीं है, कोई सीरियस मैटर नहीं है तो बाहर निकाल देते हैं। अब ऐसे में ऐसी महिला जो शारीरिक रूप से, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है, जन्म देते समय जो उसको दर्द या पीड़ा हुई होगी, तो उसका एक परिमाप है, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं। कई हड्डियों के टूटने पर जितना दर्द होता है उतना दर्द एक माँ को प्रसव के समय में होता है बच्चे को जन्म देने के समय पर होता है, और वो पूरी तरीके से चल भी नहीं पा रही है। ऐसे में उसको उसका बच्चा हाथ में देकर बोलते हैं जाओ। अब उसके पास बच्चे का कोई सामान नहीं है, बच्चे को लिटाने के लिए, पालना पहनाने के लिए कपड़े इत्यादि कुछ भी नहीं है उसके पास। उसकी खुद की शारीरिक क्षमता इतनी नहीं है कि वो चल करके आराम से अपने घर तक जा सके। ऐसी कंडीशन में उसे बाहर निकाल दिया गया है। एक बार कल्पना करके देखना, सोच के देखना उस महिला की स्थिति क्या होगी। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आई विल सी यू टुमारो विथ फर्दर एक्सप्लेनेशन। आगे के एक्सप्लेनेशन को हम कल देखेंगे। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून। कल मिलते हैं।